Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you student in the platform of Learn to Inspire. We are studying chapter number 3rd of class 9th and this is lecture number 6 of this chapter. आज के चैप्टर में हम दो टॉपिक्स को देखेंगे. एक छोटा सा टॉपिक है वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो सब पहले स्टार्ट करते हैं वायरसेस जो है प्रियॉन्स और वायरॉइड्स को. वायरसेस जो है बेसिकली जो है वर्ड वायरस जो है ये लैटिन वर्ड से मतलब पॉइजन है. इसको बॉर्डर लाइन पे रखा गया है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि इसमें बेसिकली जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. सो वायरसेस आर एसेलुलर पार्टिकल्स which are at the borderline of living and non-living organisms. अब हम मिलकर देखते हैं कि वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं. वायरसेस में जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है दे फॉर्म क्रिस्टल्स लाइक नॉन लिविंग थिंग्स. वायरसेस जो है बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, बल्कि इनको ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है. वो पैरासाइट जो लिविंग होस्ट में जब मौजूद होते हैं तो लिविंग होते हैं और जब ये अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं तो ये फिर नॉन लिविंग कहलाते हैं, इसलिए इनको ओब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है. सो व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट दे फॉर्म क्रिस्टल्स. Second, they are acellular. They do not have cellular organization. यानी इनमें चूंकि सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, लिहाजा जो है इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड नहीं करते हैं. जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं वायरसेस के, ये जो है आपके पास जो है दो है. नंबर 1 आपके पास है वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए. चूंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल दिस इज बेसिकली एनकेस्ड इन प्रोटीन, जिसके बाहर क्या होती है प्रोटीन मौजूद होती है. नंबर 2 आपके पास है दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वेयर दे काज नंबर ऑफ डिजीजेस. यानी आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप इनको लिविंग कहते हैं. नंबर 1 दे हैव डीएनए और आरएनए एंड नंबर 2 दे इंक्रीज द नंबर दे रिप्रोड्यूस. ये एक टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये इसका हेड है और ये इसकी जो है ये टेल कहलाती है और ये टेल फाइबर्स है. हेड जो है ये प्रोटीन का बना और उसके अंदर ये जो रेड लाइंस दिखाई गई ये बेसिकली डीएनए को या आरएनए को दिखाया गया है, जो बेसिकली इसका जेनेटिक मटेरियल होता है. एक वायरस जो है प्रोटीन का और डीएनए का बना होता है. तो यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स आर दैट दे फॉर्म क्रिस्टल्स एंड दे आर एसेलुलर बिकॉज दे डू नॉट पोजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2 लिविंग कैरेक्टर्स क्या आते हैं, दे हैव डीएनए और आरएनए एंड दे कैन रिप्रोड्यूस. यानी इनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन पाई जाती है, इसलिए इनको लिविंग जो है वो कंसिडर किया जाता है. हमारे पास जो है वो अब जो टॉपिक है वो प्रियॉन्स और वायरॉइड्स से रिलेटेड है. पहले हम प्रियॉन्स को देखते हैं. प्रियॉन्स जो है ये बेसिकली एसेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं. और प्रियॉन्स काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये एनिमल्स के बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन प्लांट्स का सिर्फ लिखा हुआ है. लेकिन मैंने जो सर्च किया है या मैंने देखा उसमें कि इससे प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कम होती है और एनिमल्स के अंदर जो है इससे डिजीजेस जो है वो ज्यादा होती हैं. एक इसमें जो डिजीज है ये क्रुट्सफेल्स-जैकब डिजीज है, इसको सीजेटी कहते हैं. ये बेसिकली जो है ब्रेन की डिजीज है जो ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है और ये मोस्ट कॉमन डिजीज है जो प्रियॉन्स की वजह से होती है. सेकंड आपके पास जो है वायरॉइड्स हैं. वायरॉइड जो है ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स हैं और सिर्फ जो है ये सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं और इसमें जो है वायरॉइड जो है ये दे आल्सो काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन प्लांट्स, जिसमें आपके पास जो है ये एक डिजीज दिखाई गई है उसका तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ये जो है इसमें जो पोटैटो जो है वो स्पिंडल शेप हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है और ये उसमें कुछ इन्फेक्टेड पोटैटोस को दिखाया गया है. और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें कि हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी जो है उसके बारे में, यानी जो हेपेटाइटिस बी है उसके बारे में भी कहा जाता है कि इट इज मेड अप ऑफ इट इज कास्ड बाय द वायरॉइड्स. लिहाजा जो वायरॉइड्स हैं वो भी जो है वो डिजीजेस जो है वो काज करते हैं एनिमल्स के अंदर भी. और मैंने आपको बताया कि भी रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया है कि जो हेपेटाइटिस बी जो है जिस वायरस से होता है उसको डेल्टा वायरस कहते हैं और वो भी बेसिकली जो है वो क्या होता है एक वायरॉइड्स की किस्म है. अब हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ जाते हैं और वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर.
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसको यूं डिफाइन करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच नेम कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। बाई का मतलब टू होता है, नॉमिनल का मतलब नेम होता है, और नोमेनक्लेचर मींस सिस्टम ऑफ गिविंग नेम, अ सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। अब इसको अगर उर्दू में हम कहें तो हर जानदार को दो लफ्जी नाम देने का निजाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब जो फर्स्ट नेम है इसमें दैट इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, और जो है इसको जीनस कहते हैं, एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम एंड इट इज कॉल्ड एज स्पीशी। अब फॉर एग्जांपल जो है इसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका, ह्यूमन बीइंग्स में जो है जो उसका बायोलॉजिकल नेम जो दैट इज होमो सैपियंस, जिसके अंदर होमो जो है उसका जेनेरिक नेम है जिसको जीनस कहते हैं, और जो सैपियंस है ये स्पेसिफिक नेम है जिसको जो है वो स्पीशी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्रो जो है इसकी एग्जांपल है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस कहते हैं, इसका ये जो है वो साइंटिफिक नेम है। और थर्ड एग्जांपल जो है आपके पास जो ये स्टार फिश की है, एस्टेरियस रोबिन्स कहते हैं। एस्टेरियस इसका जेनेरिक नेम है जबकि रोबिन्स इसका स्पेसिफिक नेम है। मैं यहाँ चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक दफा फिर इसको जो है वो रिपीट करने जा रहा हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is the system of giving name to living organism which comprises of two parts. The first name is called as generic name and the second name is called as specific name. For example, the name of human beings, the scientific name of human beings is Homo sapiens, of crow is Corvus splendens, and of starfish is Asterius robens. Next हमारे पास जो है अब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं। नंबर वन आपके पास है, जब फर्स्ट रूल है, द साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जो है इटैलिक्स में इसका जो फोंट इटैलिक्स होता है वो रखा जाता है, उसमें थोड़ा सा जो है ये स्लांटिंग जो है इसकी पोजीशन हो जाती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस है, जब आप इसको प्रिंटेड फॉर्म में देखेंगे तो ये इसको इटैलिक फॉर्म में ही देखेंगे, अगर इसको नहीं लिखा जाता तो वो गलती होती है, उसको इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए। नंबर टू है when scientific names are handwritten they are separately underlined। ये बुक में सेपरेट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है अंडरलाइन। जब सिर्फ आप अंडरलाइन के वर्ड को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो स्पेसिफिक नेम है और जेनेरिक नेम जो है उसको आपने इकट्ठा अंडरलाइन करना है, जो कि एक गलती होती है। आपने जब इसको लिखना है तो जो स्पेसिफिक नेम है उसको अलग अंडरलाइन करना है और जो जेनेरिक नेम है उसको अलग से अंडरलाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, when scientific names are handwritten they are separately underlined। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सेपरेटली वर्ड का वर्ड नहीं लिखा अपनी बुक में वहां पे ये मेंशन कर लें, इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। एक ही लाइन जो है उससे दोनों को, स्पेसिफिक नेम को जेनेरिक नेम को अंडरलाइन नहीं किया जाता। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलती होती है। थर्ड है द फर्स्ट टर्म द जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। जब आप इसको जब भी लिखेंगे तो पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और जो सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे या जो है वो किसी भी जो है यानी प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, उसको हम क्या करेंगे जो है उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। Specific name is never capitalized even when derived from a proper name. For example, Pinus Roxburghi। ये रॉक्सबर्ग एक साइंटिस्ट था, तो अगर आप उसका वैसे नाम लिखते उसको तो रॉक्सबर्ग को और कैपिटल लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये रूल है हमने इसको जो है यहाँ भी क्या किया उसको जब स्मॉल लेटर से लिखा है, तो ये है पाइनस रॉक्सबर्गई। ये जो कोनिफर जो है उसका एक स्पीशी है उसका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है द साइंटिफिक नेम्स इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज। यानी सपोज आपकी एक बुक है, उस बुक में जो है वो कई दफा जो है वो नाम रिपीट होना है, किसी एक जो है वो कोई एक साइंटिफिक नेम है, तो उसमें फर्स्ट टाइम जब वो लिखा जाएगा तो वो उसका जो है वो फुल कंप्लीट नेम लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्कैरिकिया है, एस्कैरिकिया कोलाई। जब ये बार बार रिपीट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो है इसमें जो इसका जेनेरिक नेम है उसको जो है वो एब्रिविएट कर सकते हैं, जबकि स्पेसिफिक नेम कभी भी एब्रिविएट नहीं होता। The scientific name is generally written in full when it is first used. It may also be abbreviated, for example, Escherichia coli become E. coli। या बास का तो ये होता है कि जो है कोई एक आपके पास जो जीनस है उसके एक से ज्यादा स्पीशीज होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो है वो लगा के जो है उसका पहला जेनेरिक नेम लगा के
बाद में जो जेनेरिक जो है उसको एब्रीविएट करके स्पेसिफिक नेम जो उसको चेंज करते रहते हैं। हमारे पास जो है अब ये आपके पास जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस दिखाया गया है। सिग्निफिकेंस में हम देख लेते हैं। नंबर 1 आपके पास है इट अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम्स होते हैं उसकी कंफ्यूजन को बचाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक अनियन जो है जिसको प्याज कहते हैं, इसके कई लोकल नेम्स हैं। इसको गंडा भी कहते हैं, इसको बसल भी कहते हैं, किसी जगह पे इसको बसल भी कहा जाता है। उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम अनियन है। जबकि साइंस में या बायोलॉजी में इसका सिर्फ एक ही नाम है एंड दैट इज एलियम सीपा एंड इट इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नेम है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आप जब एलियम सीपा कहेंगे दे विल ब्रिंग अनियन फॉर यू। अदरवाइज जो है अगर आप लोकल नाम यूज करेंगे कहीं और बाहर जाके तो जाहिर है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। सेकंड आपके पास है देयर मे बी सेम कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिज्म। बात का तो ऐसा होता है कि हम जो है वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके लिए एक ही कॉमन नेम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्लैक बर्ड है उसको भी क्रो कहा जाता है और जो रेवन है उसको भी क्रो कहा जाता है। जबकि यहाँ पे देखें कि ये जो है वो तस्वीरें दोनों की मुख्तलिफ हैं। ये आपके पास जाहिर है क्रो है और ये आपके पास जो है ये रेवन है। ये इन दोनों के लिए जो कॉमन नेम यूज होता है वो क्या होता है ब्लैक बर्ड। जबकि ब्लैक बर्ड जो है ये जब कॉमनली दोनों को यूज करते हैं जबकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है डिफरेंट है, यानी क्रो डिफरेंट है और आपके पास रेवन क्या है डिफरेंट है, बट समटाइम्स बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज ब्लैक बर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1 है कॉमन कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। यानी कॉमन नेम्स जो हम क्या करते हैं ऐसे ही दे देते हैं, उसकी कोई खास जो है वो साइंटिफिक वजह नहीं होती है। लिहाजा उससे भी जो है कंफ्यूजन से बचाती है हमें जो है ये जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन और प्रॉपर नेमिंग है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल्स विद कॉमन नेम्स लाइक सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट टू द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ ए फिश। अब जरा खुद देख लें कि ये आपके पास सिल्वर फिश है, इंसेक्ट है, क्रे फिश है, इंसेक्ट है, जेली फिश एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, उनको सिलेंट्रेट्स कहते हैं, उसमें पाया जाता है। स्टार फिश एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, उसको काइनेडोम्स कहते हैं, इनवर्टेब्रेट्स में ये उसमें पाई जाती है। जबकि फिश जो है ये बाकायदा जो है ये आपके पास जो है जो क्लासिफिकेशन है फिश की उसमें बैठती है इसकी डेफिनेशन। लिहाजा इन ऑर्गेनिज्म के जिनके साथ फिश का वर्ड यूज किया गया ये बेसिकली उस फिश की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं जिसके अंदर बाकायदा गिल्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसके अंदर फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए, जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और जो बेसिकली प्रॉपर फिश की डेफिनेशन में आती है। लिहाजा इन कॉमन नेम्स जो है इनके भी चूंकि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होते हैं, ये सिर्फ जो है वो कॉमन नेम्स होते हैं जो हम ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं और कॉमन नेम्स बेसिकली क्या करते हैं कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। थर्ड आपके पास फोर्थ पॉइंट है वाइड स्प्रेड यूज एंड स्टेबल मेथड। ये बाद में बहुत फेमस हुआ, शुरू शुरू में एनिमल्स के लिए किया गया, बाद में प्लांट्स के लिए इसको यूज किया गया एंड देयर इज सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे बड़ा जो इसकी बड़ी जो इंपॉर्टेंस ये है कि देयर इज सेम नेम विच इज यूनिवर्सल दैट इज फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास अब इससे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एसेलुलर टर्म्स क्या है, उसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स वायरसेस के कौन से होते हैं, वायराइड्स क्या हैं, प्रियंस क्या हैं, कैरलस लिनियस क्यों फेमस था, ये बात फेमस फॉर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करें, साइंटिफिक नेम्स को कब एब्रिविएट किया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज करने के क्या सिग्निफिकेंस है, कॉमन नेम्स के बेसिस नहीं होते ये हम पढ़ चुके हैं, राइट द साइंटिफिक नेम द प्याज, हाउस क्रो एंड स्टारफिश ये हम पढ़ चुके हैं। Sometimes organisms are named to honor a scientist justify with an example। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि रॉक्सबर्ग जो है ये उसके नाम पे जो है वो एक पाइनस के प्लांट को रखा गया। What do you know about बुएनिया वेरीगेटा? अच्छा इसका इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक में लिखा हुआ है। बोहेन एक साइंटिस्ट था और हमारे इलाके में एक प्लांट पाया जाता है उसको कचनार कहते हैं। कचनार को माउंटेन एबोनी भी कहा जाता है। ये जो कचनार का जो नाम है वो बेसिकली इस बोएन साइंटिस्ट जो स्विस बॉटनिस्ट था उसको ऑनर करने के लिए रखा गया। उसका नाम था बोएनिया वेरीगेटा। बोएनिया वेरीगेटा ये कचनार जो है ये उसका साइंटिफिक नेम है और ये बोएन साइंटिस्ट जो स्विस बॉटनिस्ट था उसको जो है वो ऑनर करने के लिए उसका नाम रखा गया। तो ये एक ब्लॉक आपका है जो मुझसे मिस हो गया, उस ब्लॉक के अंदर इसको लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। पूरा आंसर जो है
जो ब्लॉक की स्टेटमेंट है सारी की सारी आपने इसके आंसर में लिखनी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हमने टॉपिक पढ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के बारे में हमेशा कहता हूँ कि आप इसको देख लें, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स करें। मैं साथ ही जो है इसके एक लिंक दूंगा, उस लिंक में दूसरी वीडियो होगी जिसके अंदर जो है इसके आंसर्स मौजूद होंगे, आप वहां से इनको देख लें अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आपके पास जो है ये एक स्लाइड्स हैं डिफरेंट एमसीक्यूज की। एंड एट द एंड हमारा लेक्चर एंड को पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो उसको कमेंट्स में जाके लिखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।